वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक कहानी यह भी, आत्मकथा, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इसके पहले इसका 7 भाग हो चुका है, नहीं देखा है तो जाके आपको देखना चाहिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आत्मकथा अन्य गद्य विधाएं यूनिट 10 के नाम से प्लेलिस्ट बना है। वहाँ पे जाके आप क्रम से देख सकते हैं। वहाँ पे बाकी भी अन्य गद्य विधाओं की रचनाएं आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आपको मुर्दहिया हो गया, आप उहदरी हो गया, माटी की मूर्तें हो गया, ये सब आपका मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भाग 8, एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी, यानी मन्नू भंडारी, जो भी कह रही हैं मन्नू भंडारी कह रही हैं। तो देखते हैं। कमलेश्वर जी सारिका की संपादकीय संभाल कर बम्बई चले गए थे और राकेश जी के साथ संबंध तनाव की स्थिति से गुजरते हुए पूरी तरह समाप्त हो गए थे। मतलब मोहन राकेश से संबंध राजेंद्र यादव के समाप्त हो गए थे। टू 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 सो अब गप गोष्ठी और मिल बैठने के लोग भी बदल गए थे और स्थान भी बदल गया था। इन सब का सिलसिला शुरू तो पहले से ही हो गया था, पर अब तो जैसे एक केंद्र में ही आ गए। सबसे अधिक दिलचस्प, प्रेरक और उन्मुक्त बहसें होती थी विश्वविद्यालय गढ़ मॉडल टाउन में स्नेह जी अजीत जी के यहाँ, जहाँ कभी कभी उनके साहित्यिक मित्र तो कभी कभी उनके विश्वविद्यालय मित्र जमे ही रहते थे। लेकिन जब केवल हमारे दल के लोग होते तो न विषय की कोई सीमा होती, न औपचारिकता का कोई अंकुश। मुझे याद नहीं कि यहाँ कभी नई कहानी की तिकड़ी की तरह भविष्य की योजनाएं बनी हो। यहाँ तो बात बहस की, जिसमें कभी कभी गर्मा गर्मी भी खूब हो जाती थी। हंसे खिलखिलाए, हा हा हु, ये सब मतलब खाया पिया और उठे। उस दिन की बातों का प्रसंग वहीं समाप्त। कभी कभी जरूर बहसें अगली बैठकों तक भी चालू रहती थी, लेकिन वे सिर्फ बहसें होती थी, योजनाएं नहीं। कारण सबकी विधवा अलग अलग थी, सॉरी कारण सबकी विधाएं अलग अलग थी। मतलब किसी का उपन्यास, किसी का निबंध, किसी का नाटक, किसी का कहानी, सबके क्षेत्र अलग अलग। इसलिए ना किसी की महत्वाकांक्षा किसी से टकराती थी, ना अपना वर्चस्व सिद्ध करने की ललक दूसरे के भीतर प्रतिरोध पैदा करती थी। ऐसा नहीं कि गलतियां या फिर गलतफहमियां होती नहीं थी, पर शांत बैठकर जल्दी ही साफ सफाई भी हो जाती थी। स्नेह जी अजीत जी स्नेह जी अजीत जी तो हिंदी विभाग के डॉक्टर निर्मला जैन को खूब अच्छी तरह जानते थे, पर हम लोगों की निकटता कुछ दिनों बाद स्थापित हुई। रौब दाब से भरपूर उनके व्यक्तित्व का ऊपरी खोल काफ़ी आतंक जगाने वाला था। शुरू शुरू में तो मेरे मन में काफ़ी आतंक ही था और उनको लेकर, और शायद अंत तक ही बना रहता। लेकिन राजेंद्र ने हिंदी विभाग की धज्जियाँ बिखेरने के चलते उनके इस लबादे को भी उतार फेंका। फिर तो ऐसी निकटता पैदा हो गई कि 30-35 सालों से पारिवारिक समस्या हो या फिर व्यक्तिगत, निर्मला जी सबकी सहभागी और सहयोगी रहती हैं। यही नहीं, अपना भी सब कुछ बड़े उन्मुक्त भाव से मेरे साथ शेयर करती आई हैं। पहले इनके घर में होने वाला जमावड़े की चर्चाएं भले ही अपने में दुनिया जहान के विषय समेटे रहती हो, पर घूम फिर कर कहीं ना कहीं से विश्वविद्यालय की राजनीति उसमें जरूर प्रवेश पा जाती थी। और इस विषय की तो जैसे ये विशेषज्ञ, यानी शतरंज की पूरी जानकारी से लैस, और दूरदर्शिता ऐसी कि कौन कब क्या चाल चलेगा इसका पुख्ता अनुमान ही नहीं। काट की सारी चालें भी रहती थी इनके पास। पर उनके घर की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद आती है वह है विविध प्रकार के सुस्वादु भोजन, और प्रायः मौन रहकर भी हम लोगों पर अपना सारा स्नेह उड़ेलते हुए हमें खिलाने और लाने ले जाने की व्यवस्था में तत्पर। जैन साहब की मुखर उपस्थिति। एक छोटी सी गांठ हो जाने पर निर्मला जी मुझे अपनी गाड़ी में लाद कर मेडिकल इंस्टीट्यूट, यानी करीब 20 किलोमीटर दूर ले गई थी, और डॉक्टर के तुरंत ऑपरेशन करवाने के आदेश पर जैन साहब ने एक दिन की छुट्टी लेकर भाग दौड़ करके जाने किन किन से मिलाकर मेरे लिए वहाँ एक प्राइवेट वार्ड में एक कमरे की व्यवस्था करवाई थी। यह सब मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? दूसरे दिन सवेरे 8 बजे ऑपरेशन होना था, तो राजेंद्र को लेकर जैन साहब और निर्मला जी फिर वहाँ हाजिर। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले निर्मला जी ने हौसला अफजाई के लिए मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर हल्के से दबाया, और होश में आने के बाद उनका सहलाता हुआ हाथ ही मैंने अपने माथे पर महसूस किया था। कुछ बातें जो मेरे मन में हमेशा अंकित रहने वाली हैं, उनमें से एक यह है। दूसरे दिन स्नेह जी वहाँ आकर रात को मेरे साथ सोई थी। जैन साहब नहीं रहे तब भी यह सिलसिला तो बना ही रहा, क्योंकि छोटे से छोटे काम की भी पुख्ता व्यवस्था, हर संकट के समय साथ आकर खड़े हो जाने और खुले हाथ से खर्च करना खासियत है निर्मला जी की। और जैन साहब वाली जिम्मेदारी ले ली है उनके बेटे और बहू संजय और नूतन ने यानी कि मतलब कि पिता के बाद बेटे और बहू ने भी
देखभाल की। इसी तरह दिसंबर की हाड़ गलाती सर्दी में आधी रात को सूचना मिलने पर कि मित्तल का, जो उस समय अक्षर प्रकाशन में काम करता था, एक्सीडेंट हो गया है, उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया, अब तुरंत संभाला जाए। राजेंद्र ने अजीत जी को फ़ोन किया। आधे घंटे में ही अजीत जी अपने कवच कुंडल से लैस होकर आ खड़े हुए और राजेंद्र को अपने टू व्हीलर पर बिठाकर पहले 20 मील की अस्पताल की यात्रा की, फिर वहाँ की भाग दौड़। सवेरे ही लौटे थे ये लोग। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर संकट के समय जॉन और अजीत परिवार को अपने पास पाया है और अपने साथ पाया है। उन दिनों आज जैसी दूरियां तो नहीं थी और मन भी बेहद बेहद जुड़े हुए थे। एक बड़े परिवार की तरह ही रहते थे हम लोग। उसके बाद तो तीनों परिवारों ने अपने अपने घर बना लिए और सब एक दूसरे से दूर जा पड़े। मतलब पहले संयुक्त परिवार, फिर बाद में अलग थलग। आगे देखते हैं। फिर कुछ तो ये बाहरी दूरियां और कुछ अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के दायरे में सिमटते चले जाने की उत्साह भरी मजबूरी और कुछ परिस्थितियों के दबाव और संबंधों के तनाव के कारण छोटे परिवार में पड़ी दरारों का प्रभाव बड़े परिवार पर पड़ना तो था ही, जो पड़ा। पहले जो घरेलू गोष्ठियाँ बैठकें 10-15 दिनों में हुआ करती थी और नामवर जी के जुड़ जाने से वे केवल दिलचस्प ही नहीं, बहुत प्रेरक भी होने लगी थी। अब खींच कर महीने 2 महीने में हो जाए तो गनीमत। इसमें कोई संदेह नहीं कि गप गोष्ठियाँ मेरे लेखन के लिए बहुत प्रेरक और उत्साहवर्धक होती थी और मुझे अक्सर लगता था कि इनका स्थगन होते होते समाप्त प्राय होना मेरे लेखन के साथ कहीं गहरे से जुड़ा हुआ है। लिखने के दौरान मुझे भले ही बिल्कुल अकेलापन चाहिए, निपट एकांत, पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए इस दौर से गुजरना मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए ही क्यों, शायद हर लेखक की यह अनिवार्यता है। हाँ, निर्मला जी कोशिश करके ज़रूर मिलते रहने के इस सिलसिले को बनाए रखना चाहती हैं और उन्हीं के प्रयास से महीने 2 महीने में एक आध बार मिल भी बैठते हैं। पर न तो पहले जैसी उन्मुक्त बहसें होती है और न ही वैसी आत्मीयता में सने विवाद प्रतिवाद, क्योंकि साथ रहकर भी मन शायद सबके कुछ अलग थलग ही रहते हैं। कॉलेज के स्तर पर आगे है। कॉलेज के स्तर पर शुरू में दिल्ली में जमने बसने की आरंभिक कठिनाइयों और दूसरी तरह की अनेक समस्याओं में सबसे ज़्यादा सहयोग मिला था निर्मला हेमंत का, जिसकी नियुक्ति मेरे साथ हुई थी और शायद इसी कारण हम बहुत निकट हो गए थे। आज उन दिनों की याद करने पर सचमुच मन भर उठता है। निर्मल को लेकर क्या नहीं किया था उसने इन दिनों मेरे लिए। मेरी नियुक्ति के 2 वर्ष बाद डॉक्टर शैल कुमारी और अर्चना वर्मा की नियुक्ति हुई। कुछ वर्षों तक छड़ी छटांग रहने के कारण बहुत आया करती थी घर में। शुरू के दिनों में अर्चना टिंकू की तरह राजेंद्र को पप्पू ही कहा करती थी। अर्चना टिंकू की तरह राजेंद्र को पप्पू ही कहा करती थी और मुझे भी बिटिया जैसी ही लगती थी। और आज हालत यह है कि मेरे दिमाग में लिखने की कोई बात आते ही या कि मैं कुछ लिखूं तो उसे बता या सुनाकर ही अपने लिए आत्मविश्वास अर्जित करती हूँ। शैल की रुचि इधर नाटकों की ओर हो गई है, पर निकटता मैं उससे भी उतनी ही महसूस करती हूँ। एक बार कोई 5-6 महीने तक मेरी आवाज़ ही चली गई थी, मतलब कि बैठ गया होगा गला। तो विभाग के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग मुझे मिला। ये थे हिंदी विभाग के मित्र, सहयोगी और सहकर्मी, लेकिन जिनके साथ बैठकर बहसें चर्चाएं होती थी वे थी इतिहास विभाग की प्रभा दीक्षित। कौन है प्रभा दीक्षित? और डॉक्टर कृष्ण शर्मा। इतिहास विभाग के प्रभा दीक्षित बहुत पढ़ती हैं और उसकी रुचि और पढ़ाई का दायरा विभिन्न विषयों तक फैला हुआ है। इन दिनों दिनमान में उसके कुछ बड़े विवादास्पद लेख छपे थे जिन पर व्यापक प्रतिक्रियाएं भी हुई थी। घर में उसकी बहसें अक्सर राजेंद्र और अजीत जी से होती थी। मैं और स्नेह जी तो श्रोता का पार्ट अदा करके केवल ज्ञानवर्धन ही किया करते थे। मेरे लिए तो विषय से भी ज़्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता था वह रवैया, वह तेवर, वह आग्रह दुराग्रह, जिससे आदमी की मानसिकता का, उसके मन की भीतरी परतों का पता चलता था। रस ले लेकर स्कैंडलबाजी भी खूब होती थी और पाक शास्त्र में निपुण प्रभा कभी कभी अपने हाथ का बना सुस्वादु भोजन भी खिलाया करती थी। प्रभा की जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ वह है अपनी ज़िंदगी को लेकर उसका सकारात्मक रवैया। ज़िंदगी में जो और जितना मिला उसका भरपूर फ़ायदा उठाकर बिना किसी गिले शिकवे के विकास की सीढ़ियाँ चलते चले जाना है। मतलब यह तो सबके साथ होना चाहिए। जो भी आपके पास है बिना शिकवा गिला किए सफलता के विकास की सीढ़ियों पे आपको चलते चले जाना है। इसके विपरीत थी डॉक्टर कृष्णा। मेधावी वे भी कम नहीं थी, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी, सौम्य संयत थी,
मतलब ये पंक्ति भी याद रखिए कि अपनी ज़िंदगी को लेकर उसका ज़िंदगी में जो जितना मिला यह किसके विषय में कहा गया है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। यह प्रभा के बारे में कहा गया है। और डॉक्टर कृष्णा शर्मा मेधावी भी कम नहीं थी, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी, सौम्य और शांत। गार्गी कॉलेज के प्रिंसिपल होकर जब वे दीक्षित दिल्ली चली गई तो मैं और स्नेह जी 8-8, 10-10 दिन तक उनके पास आकर रहे हैं। जब तक वे जीवित रहीं उनका भी बहुत स्नेह और सहयोग मिला है मुझे। टिंकू की शादी के लिए, टिंकू मतलब इनकी बेटी, उन्होंने अपने को मात्र एक छोटे से कमरे में सिकोड़ कर अपना सारा घर, आगे पीछे के बड़े सुंदर लॉन सौंप कर मुझे बिल्कुल चिंता मुक्त कर दिया था। लेकिन मुझे जिस बात से सबसे अधिक तकलीफ होती थी वह यह है कि किस तरह उन्होंने अपनी मेधा, प्रतिभा और क्षमता का ह्रास किया। मतलब उनमें प्रतिभा थी, उनको उजागर नहीं किया। इन सब से समान रूप से मित्रता के सूत्र अगर किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़े थे तो वे थे अजित कुमार। वैसे तो यह विशेषता थी अजित के व्यक्तित्व की कि आज आप अपने किसी घनिष्ठ मित्र से पहली बार परिचय करवाइए, उनका 2 महीने बाद यदि आपको यह देखने को मिले कि आप हाशिए पर पड़े हैं और अजीत जी चाय काफ़ी अब शराब की चुस्कियों के साथ घुल मिलकर उनसे बातें ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने सुख दुख, समस्याओं और योजनाओं को उनके सामने उड़ेल दे रहा है, जो बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा। मतलब ये बहुत जल्दी इससे दोस्ती बना लेते थे, घुल मिल जाते थे। एक अजीब सा सम्मोहन जरूर था उनके व्यक्तित्व में कि लोग उनके सामने अपने को निसंकोच भाव से उड़ेलने में झिझकते नहीं थे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत बात किसी के साथ शेयर करना तो दूर, वे होठों तक को भी नहीं लाते अपने अंतरंग से अंतरंग मित्र के सामने भी। मतलब अपने व्यक्तिगत की बात की जाए, व्यक्तिगत जीवन की, तो नहीं लाते थे, बाकी सब कुछ बता देते थे। मेरी शब्दावली में एक ही शब्द है इसके लिए, घुन्नाघट, जो राजेंद्र पर भी पूरी तरह लागू होता है। मुझे संदेह नहीं कि बल्कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाहर से बेहद बेहद खिलखिलाते बोलने बतियाने वाले इन दोनों व्यक्तित्वों के यानी अजित कुमार और राजेंद्र यादव के भीतर कोई झांक भी नहीं सका होगा कभी। पता नहीं क्यों मुझे अक्सर लगता है कि यह चुटकुलेबाजी, हाजिर जवाबी और बात बात पर ठहाके लगाना कहीं अपने उस निहायत निजी भीतरी पर पर्दा डालने का ही एक आयोजन तो नहीं, एक सफल आयोजन। अपनी तरफ से 7 तालों में बंद मन की उस लौह कपाटी कंदरा में कभी कोई छोटे मोटे सुराग करके हमने ही कुछ जान समझ लिया हो तो बात दूसरी है। स्नेह जी तो उस जाने समझे को अपने भीतर घोट घोट कर घुटती रहती थी, पर मैंने तो उसे दूसरों तक पहुंचाने का गुनाह भी खूब किया है, अब भी कर रही हैं। लिखने के बाद सन 1970 में हुआ परिचय एक बिल्कुल दूसरे किस्म की मित्रता में पनपा था शर्मा जी यानी कि सेवाराम शर्मा और सरयू से। वैसे तो शर्मा जी IAS अधिकारी हैं, अच्छा, पर उनकी साहित्य पिपासा ही हमें निकट ले आई। यानी साहित्य के प्रेमी थे, वे खूब पढ़ते थे और पढ़े पर बहस करने के लिए आतुर रहते थे। सरयू को तो लिखाने का भी शौक था, बाद में तो उनसे बाकायदा कहानियाँ लिखना भी शुरू कर दिया और कुछ सालों पहले उसका एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। बात बहस चाहे साहित्य की होती हो, लेकिन लाइसेंस रिन्यू करवाना, राशन कार्ड बनवाना, फ्लैट की किस्तें जमा करवाना जैसे अनेक झंझटियाँ काम मैंने उनके जिम्मे कर रखे थे। DDA का, सोचिए IAS अधिकारी से इनका परिचय था, मनु भंडारी का। DDA का यह फ्लैट जिसमें आज मैंने अपने को बेहद सुरक्षित महसूस किया है, उनके जिद भरे आग्रह करने पर ही मैंने बुक किया था। 2 साल बीतते न बीतते राजेंद्र तो उस परिवार से कुछ ऐसे जुड़ गए कि सप्ताह में 4 या 5 दिन अक्षर से सीधे उनके यहाँ चले जाते और फिर रात 10 बजे तक ही घर लौटते। उनकी पोस्टिंग मिजोरम और अरुणाचल में हुई तो उस परिवार का चुंबकीय आकर्षण राजेंद्र को वहाँ भी ले गया, यानी कि मिजोरम में भी गए और अरुणाचल प्रदेश में भी गए। लेकिन कुछ साल पहले एकाएक शर्मा जी और राजेंद्र के बीच उभरी किसी गांठ ने उन्हें काफ़ी हद तक दूर कर दिया। फिर से मतलब कुछ हो गया टकराव, लेकिन मतलब मानसिक टकराव ही हुआ होगा, लेकिन मेरी निकटता उनसे जस की तस बनी रही, मनु भंडारी की बनी रही। केवल इतना ही नहीं, बीमारी की हालत में सरयू ने मुझे 1 सप्ताह तक अपने घर ले जाकर भी रखा। शर्मा जी उन दिनों प्रोटेस्ट के तौर पर छुट्टी लेकर घर बैठे थे और दोनों ने ही बड़ी आत्मीयता से मेरी देखभाल की। बच्चे भी दोनों समय प्रणाम करने जरूर आते थे। मन्नू आंटी प्रणाम। धर्मयुग के जिस विशेषांक में मेरी त्रिशंकु कहानी छपी थी उसी में राजीव सेठ की गलत होता पंचतंत्र भी छपी थी। इस समय भी तो गलत हो जो प्रजातंत्र है वह भी गलत हो रहा है, तो उसमें पंचतंत्र था, ठीक। तो राजीव सेठ का क्या है, गलत होता पंचतंत्र, यह भी छपी थी। यह भी पूछा जा सकता है कि त्रिशंकु के साथ किसकी जो कहानी छपी थी, तो गलत होता पंचतंत्र राजीव सेठ की।
कहानी पढ़ते ही राजी का नाम मेरे मन में अटक गया, पर उन दिनों वे अहमदाबाद रहती थी यानी गुजरात, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। सन 76 में सेठ साहब ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आए और एक दिन राजी सेठ को बिना किसी खबर सूचना के अचानक अपने घर में पाकर मुझे आश्चर्य हुआ था, एक सुखद आश्चर्य। मतलब सुखद आश्चर्य, मतलब मिलना तो चाहती ही थी। अब जो फिर वो आपके जब जो जिससे आप मिलना चाहते हैं वो आपके घर आ जाए तो फिर यह क्या होगा, आश्चर्य तो होगा लेकिन सुखद। उस दिन को छोटी सी मुलाकात कब कैसे एक अंतरंग परिचय में बदल गई, कैसे मैं राजीव को अपने बहुत निकट पाने लगी, मैं खुद नहीं जानती। जहाँ तक लेखन और लेख की दृष्टि का सवाल है, वह हम शायद बहुत भिन्न धरातल पर खड़े हैं। वैसे उनके शुरू के 2 कहानी संग्रह अंधे मोड़ से आगे और तीसरी हथेली, राजी सेठ का क्या है कहानी संग्रह, अंधे शुरुआती का अंधे मोड़ से आगे और एक दूसरी तीसरी हथेली, अंधे मोड़ से आगे और तीसरी हथेली कहानियों पर मैं मुग्ध हूँ। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बैठना, विभिन्न विषयों को समेटती लंबी लंबी बातचीत मुझे हमेशा बहुत प्रेरक और उत्साहवर्धक लगती है। घर परिवार की समस्याओं को उनके पास जिसका अंबार लगा रहता है, एक दूसरे को सामने उड़ेल कर थोड़ा हल्का कर लेते हैं, पर उन प्रसंगों को जल्दी ही निपटा कर पढ़ने लिखने की दुनिया में लौट आते हैं। राजी पूरी तरह लेखिका है, निष्ठावान और समर्पित। लेखकों की बिरादरी को ही उन्होंने अपनी बिरादरी बना लिया है और मैं पिछले 15 साल से कुछ भी न लिख पाने के कारण साहित्य की दुनिया से ही करती चली गई हूँ। हो सकता है इसी कारण बहुत चाहने के बावजूद मुलाकातें हमारी बहुत ही कम हो पाती हैं। यूँ फ़ोन को मिलने का विकल्प बना रखा है, पर उसमें वो संतोष कहाँ। जो भी हो, हम चाहे मिल लें ना मिलें, उन अनेक स्तरों पर हमारे लेख की धरातल भिन्न हो, पर कहीं कुछ ऐसा है ज़रूर कि मैं राजीव को अपने बहुत निकट पाती हूँ। शायद वह भी, वरना यह संबंध इस तरह चलता नहीं। हो सकता है इसके मूल में उनकी वह शालीनता रही हो जिसके चलते न उन्होंने कभी अपने विचारों को सही और श्रेष्ठ सिद्ध करके मुझ पर लादने की कोशिश की और न अपने कहे सोचे लिखे श्रेष्ठता के परचम लहराकर मुझे आतंकित ही किया। इन मित्रों के साथ बैठ के गोष्ठियाँ तो होती थी शाम को, पर दिन का समय गुजारती थी मैं अपनी बेटी टिंकू यानी कि रचना के साथ। जब तक वह मेरे साथ रही तब तक वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज तो मैं कई बार यह भी सोचती हूँ कि यदि टिंकू ना होती तो मेरी ज़िंदगी की यह धारा निश्चित रूप से किसी और दिशा में मुड़ गई होती। 4वीं-5वीं कक्षा तक मैं उसकी माँ बनकर रही, उसके बाद उसकी मित्र बनकर। स्कूल से आने के बाद उसे खिला पिलाकर हम दोनों पलंग पर गलबहियाँ डालकर लेट जाते। शर्मा जी ने इस दृश्य को नाम दे रखा था गायबाजी। और फिर बड़े विस्तार से वह मुझे अपने स्कूल की एक एक बात बताती, मैं उसे दुनिया भर की कहानियाँ सुनाती, कविता सिखाती। आजकल यह काम मैं उसकी 3 साल की बेटी मायरा के साथ करती हूँ। मतलब कहानियाँ सुनाती, कविता सिखाती। उसके नानी प्रेम के मूल में यह कहानियाँ कविताएं ही हैं, मतलब वो नानी बन गई। लेकिन कॉलेज के दूसरे साल तक आते आते घर चाहे यहीं रहा, पर उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया होने लगी। अपने मित्र होने लगे जो अपने केवल उसके अपने होते थे। आज भी ऐसा है। बहुत स्वाभाविक भी था यह, पर फिर भी उसका दूर होते चला जाना मुझे कहीं बहुत अकेला तो कर ही दिया गया। और सन 1984 में दिनेश खन्ना के साथ शादी करके उसने अपना घर भी बसा लिया। दिनेश खन्ना के साथ रचना ने, टिंकू ने। दिनेश टिंकू दोनों अपने अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। अब तो अगर हमें जोड़ती है तो मायरा यानी उनकी बेटी मायरा के रूप में मुझे जैसे फिर से टिंकू ही मिल गई हो, जो उसकी तरह ही कहानी कविता सुनते आघाती नहीं। और अब तो उसमें टिंकू की दूसरी बिटिया माही भी जुड़ गई। अच्छा, टिंकू इनकी मतलब नानी, इनकी नतनी मायरा और माही। सबसे बाद में परिचय हुआ मैत्रेयी पुष्पा से। अच्छा, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका में से एक मैत्रेयी पुष्पा। चित्रा मुदगल उसे अपने साथ लेकर आई थी। चित्रा मुदगल भी हैं, मतलब फेमस। राजी सेठ भी हैं। परिचय करवाया जब मालूम हुआ कि उसकी 3 बेटियां और एक दामाद। अब क्या है, मैत्रेयी पुष्पा से चित्रा मुदगल उसे अपने साथ लेकर आई थी। परिचय करवाया और जब मालूम हुआ कि इसको 3 बेटियां और एक दामाद, अब तीनों डॉक्टर हैं, तो मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि परिचय के दायरे में कोई डॉक्टर तो है ही नहीं। और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की पड़ती है। बाद में अपने कहे पर हंसी आती रही, क्योंकि मैत्रेयी आई थी अपनी लेखकी आकांक्षाओं के साथ, और मैंने उसे डॉक्टरी में समेट कर रख दिया। मैत्रेयी पुष्पा रख दिया। चलते समय उसने मुझे अपनी एक किताब दी, इस आग्रह के साथ कि पढ़कर मैं अपनी राय और सुझाव पहुंचा दूं। किताब पढ़कर मैं चुप्पी साध गई, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया जाहिर करने जैसा कुछ था ही नहीं। फिर उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं उज्जैन चली गई, पर 2 साल में तो सारा परिदृश्य ही बदल गया। राजेंद्र और हंस के माध्यम से उसने साहित्य में जगह ही नहीं बना ली। उषा प्रियम बदा,
उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा मतलब कि मैत्रेयी पुष्पा। उषा प्रियंवदा भी एक प्रसिद्ध नाम है। तो मैत्रेयी पुष्पा क्या है कि आप जानते हैं, हम उस समय नहीं था जिस समय बता रही हैं, लेकिन कुछ ही 2 ही वर्षों में उन्होंने नाम बना लिया राजेंद्र और हंस के माध्यम से। और क्या है कि इदन्नमम जैसा उपन्यास लिखकर कथा साहित्य में अपना नाम की धूम मचा दी। उसके बाद तो एक के बाद एक मोटे उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया मैत्रेयी पुष्पा का। अक्सर दिल्ली रहने पर मेरी सास की तकलीफ बहुत बढ़ता जाया करती थी। मतलब सास मतलब बूढ़ी हो रही थी तो तकलीफ तो होगा ही, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी जो आज भी है। और एक रात को मुझे लगा कि जैसे मेरी सांस ही उखड़ जाएगी, यानी कि अंतिम समय है करीब, मतलब हो जाएगा, उनको ऐसा लगा। उस दिन करीब 12 बजे मैंने हाफते मैत्रेयी को फ़ोन किया और गोपाल ड्राइवर उसे लेने के लिए भेज दिया। गोपाल जो कि ड्राइवर है को उससे लेने के लिए मैंने भेज दिया। तुरंत आकर वह मुझे मेडिकल इंस्टीट्यूट ले गई और अपने दोनों डॉक्टर दामादों को उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था। तबीयत शायद इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि जितनी घबराहट थी। दूसरे दिन शाम तक मुझे वहाँ रखकर घर भेज दिया। ऐसे ही एक बार और डॉक्टर साहब और मैत्रेयी सूचना मिलते ही रात 11 बजे मुझे देखने आ गए थे। गप गोष्ठी और साहित्यिक सूत्रों से जुड़े इन संबंधों से जरा अलग हटकर 2 संबंध और हैं जिनसे मैं गहरे से जुड़ी हुई हूँ। वर्षों पहले अपने गद्य गीतों के लिए चर्चित श्रीमती दिनेश नंदिनी डालमिया, जो एक लंबे अंतराल के बाद साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय ही नहीं हुई बल्कि जिन्होंने एक के बाद एक रचनाओं की झाड़ी लगा रखी है, वे मेरे लिए वे सिर्फ बड़ी बहन है। आश्चर्य इस बात का है कि मैंने कभी उनसे साहित्य की बात नहीं की, उनकी साहित्यिक संस्था रीचा में भी कभी शिरकत नहीं की। हम तो जब भी मिलते हैं घर परिवार की बात ही करते हैं। कभी उन्होंने मेरे और राजन के संबंधों की तनातनी में बड़ी बहन की भूमिका अदा की थी, फिर जैसे उसे स्वीकार कर लिया। मिलना तो दूर, कभी कभी फ़ोन तक करने में लंबा अंतराल पड़ जाता था, पर मेरी आश्वस्ति इसी में थी कि वे हैं, अब वे नहीं हैं। आज तो उनकी याद, उनका स्नेह ही मेरी धरोहर है। दूसरा संबंध है डॉक्टर संयुक्ता कौंसल से, जो मेरी बिटिया के जैसी हैं। यो परिचय तो हुआ 1966 में राजेंद्र के मार्फत, पर नक से सिख तक अभिजात में लिपटा उसका व्यक्तित्व तो हाई फाई तौर तरीके देखकर ही मुझे लगा कि इससे मेरा मामला जमेगा नहीं। मतलब हाई फाई मनु भंडारी सामान्य तरीके से रहती थी। शुरू में राजेंद्र ही अधिक निकट भी रहे, उसके पर कब और कैसे वह सरक कर मुझसे इतने घने रूप में जुड़ गई। मेरी हारी बीमारी, डॉक्टर बाजी की सारी जिम्मेदारी उसने संभाल ली। दिल्ली के बाहर भाई बहनों के घर जाने के अलावा मैं बहुत घूमी नहीं हूँ। यह जानकर बाहर घुमाने की जिम्मेदारी भी जैसे इसी ने ले ली। लद्दाख इसका कार्य क्षेत्र रहा है वर्षों तक, सो एक बार वह मुझे भी ले गई और 15 दिनों तक अपने साथ रखकर इतना घुमाए कि थक कर फिर मैंने ही विराम लगा दिया। उसके बाद हम शिलोंग गए, यहाँ तक कि हरिद्वार ऋषिकेश भी मुझे उसी ने दिखाए। अब तो न घूमने का शौक रहा न चलने की सामर्थ्य, सो घर ही भला लगता है। तो इसीलिए कहते हैं, मतलब राहुल संकृत्यान का पंक्ति याद आती है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो फिर बाकी चीज़ें नहीं, तो नौजवानी फिर कहाँ। तो मतलब कि बाद में आपको घूमने का मौका भी मिलेगा, घूमने का समय भी रहेगा, तो भी नहीं घूमा जा सकता। डॉक्टर बाजी भी अपेक्षाकृत कम हो गए और सो फ़ोन पर ही बातचीत होती रहती है। 1990 में नीरा और आनंद अपनी दोनों बेटियों के साथ ब्रुसेल्स से दिल्ली लौट आए। नीरा सुशीला की बेटी, यानी मेरी बेटी। नीरा मतलब लेखक बड़े हो जाते हैं ना, विदेश चले जाते हैं। नीरा सुशीला की बेटी है, यानी मेरी बेटी, इनके बड़ी बहन की बेटी। और आनंद के साथ मैं दामाद वाला रिश्ता कभी जोड़ ही नहीं पाई। नीरा और आनंद यानी कि इनके बड़ी बहन की जो दामाद और बेटी हैं, नीरा बेटी आनंद दामाद। तो आनंद के साथ मैं दामाद वाला रिश्ता कभी जोड़ ही नहीं पाई, लेकिन सुशीला की बेटी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ लिया, यानी मौसी जोड़ ही नहीं पाई, क्योंकि वह संबंध होने से पहले जब वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता था तब भी वह कभी कभी घर आया करता था और मैं उससे बहुत निकटता महसूस करती थी। उसका पढ़ने का शौक, विभिन्न विषयों की उसकी जानकारी मेरे लिए तो उसकी बातें बहुत बहुत प्रेरक होती थी। इन लोगों के दिल्ली आ जाने से मुझे बहुत राहत मिली। एक तो इनका घर सबसे पास, दूसरे आनंद बीमारियों और दवाइयों की भी काफ़ी जानकारी रखने वाला था। कई बार तो अपने ऑफिस के बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आनंद के साथ अपना सब कुछ शेयर करती हूँ, किया भी है। कुछ है उसके व्यक्तित्व में ऐसा कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब उसे अपने बहुत निकट पाने लगते हैं। दिल्ली से बाहर रहने वाले में गिरिराज किशोर
मीरा भाभी और सुधा अरोड़ा जितेंद्र भाटिया हैं। दिल्ली से बाहर गिरिराज किशोर लेखक खुद रहे हैं। मीरा भाभी, सुधा अरोड़ा और जितेंद्र भाटिया। बरसों से गिरिराज जी और भाभी मुझे कानपुर आने के स्नेह सने निमंत्रण देते रहे, पर मैं कभी उनके निमंत्रण का मान नहीं रख पाई, इसलिए थोड़ा रुष्ट या कहूँ कि खिन्न होकर अब उन्होंने कहना ही बंद कर दिया। पर उन्होंने बातों और मुलाकातों में मुझे हमेशा एक गहरे सरोकार का एहसास मिलता रहा है उनके बातों से। सुधा अरोड़ा कब मुझसे इतने गहरे से जुड़ गई पता ही नहीं चला। यूँ परिचय तो बरसों पहले कलकत्ते में ही था, पर ये जुड़ा बम्बई जाकर पहले 2 दिन और फिर बाद में पूरा 1 महीना साथ रहने से घनिष्ठता में बदल गया। साथ रहने के बाद तो राजन भाटिया भी बहुत निकट जितेंद्र भाटिया भी बहुत निकट लगने लगे। उनकी स्पष्टवादिता, उनके व्यक्तित्व की साफ गोई और लेखन के प्रति उनका समर्पण, मैं उन्हें व्यक्तित्व रूप से न भी जानती तो भी कथा देश में छपने वाले उनके स्तंभ सोचो साथ क्या जाएगा यानी मरने के बाद के कारण मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। ये ही है वे संपर्क, संबंध और जुड़ाव, फिर चाहे परिवार वालों से रहें या छात्राओं से रहे हों या मित्रों से या परिचितों से या सहकर्मियों से, जो भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संबल रहे हैं। जुड़ाव विहीन ज़िंदगी ने जहाँ जहाँ और जब जब मुझे तोड़ा, इन संबलों ने मुझे जैसे जोड़े रखा, ज़िंदगी से भी और लेखन से भी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह स्वाभाविक भी है और अपने निकटतम मित्रों पर की गई बेहद संक्षिप्त पर मात्र प्रशंसात्मक टिप्पणियों के बाद यह आरोप तो लगाना ही है कि व्यक्तियों को देखने परखने का इतना सतही नज़रिया, या कि सबके बारे में बहुत बचा बचा कर लिखा है मैंने। एक लेखक के लिए इस ठाकुर सुहाती का प्रयोजन सबकी मुँह देखी बातें करने की कौन सी रणनीति है यह? इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने मित्रों पर लिखी गई ये चंद पंक्तियाँ बड़ी आसानी से ठाकुर सुहाती की श्रेणी में डाली जा सकती हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने इस आत्मकथन में अपने मित्रों का व्यक्तित्व विश्लेषण या छिंद्रान्वेषण करना मेरा उद्देश्य कतई नहीं था, वरना इतने वर्षों की निकटता, अन्य घटनाओं और संदर्भों की जानकारी से उनके व्यक्तित्व के उजले धुंधले पक्ष मेरे सामने भी उजागर तो हुए ही हैं, पर वह सब तो मेरे कच्चे माल के गोदाम की सामग्री है। यहाँ तो मैंने केवल उन बिंदुओं को, संबंधों के सकारात्मक पहलुओं और उपलब्धियों के प्रेरक प्रसंगों को स्पर्श भर किया है, जहाँ से मेरी रचनात्मक ऊर्जा ने जाने अनजाने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रस ग्रहण किया है। पुनर्जीवित होने के इस प्रयास में मन की किसी परत पर चिपका मेरे माली का नुस्खा बराबर मेरा दिशा निर्देश करता रहा है। नहीं जानती 3 साल पहले जो और जिस तरह का सहयोग मिला मुझे, उससे किस श्रेणी में रखूं मैं। सन 1996 से दाहिनी आंख के काले मोतियाबिंद ने परेशान कर रखा था। 2 साल बाद दिल्ली में ही ऑपरेशन हुआ, पर कंट्रोल में नहीं आया। तब एक दिन कलकत्ता से बड़े भाई का फ़ोन आया कि शंकर नेत्रालय में अपॉइंटमेंट ले लिया है और तुम मद्रास पहुँचो, मैं कलकत्ता से आता हूँ। 3-4 दिन तक बराबर देखने के बाद शंकर नेत्रालय वालों ने फैसला सुनाया कि एक और ऑपरेशन अनिवार्य है, कुछ दिन मद्रास में रहना होगा मोतियाबिंद का इलाज। समस्या आई कि कहाँ रहूँगे और देखभाल के लिए मेरे साथ कौन रहेगा। तभी दीपा पुरंग यानी कि सरयू शर्मा की भांजी, जो बचपन में कभी कभी सरयू के साथ हमारे यहाँ आया करती थी, दीपा पुरंग सरयू शर्मा की भांजी, और कभी कभी सरयू के साथ हमारे यहाँ आया करती थी, ने अपना घर ही नहीं बल्कि अपना दिल भी खोल दिया मेरे लिए। पूरा एक कमरा और एक आया सौंपने के बावजूद कुछ समय से मेरी आंख में दवाइयाँ डालती थी। नाश्ते खाने की व्यवस्था भी बिल्कुल फिट। सचमुच बिटिया की उम्र वाली दीपा ने माँ बनकर देखभाल की थी मेरी। दीपा से तो चलिए परिचय एक झीना सूत्र था भी, पर उसके पति प्रवीण पुरंग उन्होंने भी तो कोई कमी नहीं रखी थी देखभाल में। बिना किसी मजबूरी या घनिष्ठता के लंबे समय तक ऐसा सहयोग महानगरों के संदर्भ में अविश्वसनीय सा नहीं लगता है। जब दीपा ने छोटी बच्ची होने के कारण शुरू में ही शंकर नेत्रालय तक लाने ले जाने की अपनी असमर्थता बता दी, तो मदद के लिए आई पहले बेंगलोर से मेरी भतीजी मंजू भंडारी, दीपा 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 तो बाद में कब आई, दीपा ने छोटी बच्ची होने के कारण ही शंकर नेत्रालय तक लाने ले जाने की अपनी असमर्थता बता दी, तो मदद के लिए आई पहले मतलब छोटी बच्ची होने के कारण बच्चा पैदा हो गया, तो क्या हुआ कि पहले आई बेंगलोर से मेरी भतीजी, बेंगलोर में रहती थी इनकी भतीजी मंजू भंडारी, और बाद में राजुल पद्मनाभन। अपने दोनों बच्चों को फाइनल इम्तिहान के बीच छोड़कर बेहद मानसिक तनाव की स्थिति में भी ऑपरेशन के समय मंजू मेरे साथ थी
और मंजू मेरे साथ थी, पर दूसरे ही दिन मैंने उसे वापस भेजा और तब हर तीसरे दिन शंकर नेत्रालय ले जाने की जिम्मेदारी राजुल की थी, यानी कि राजुल पद्मनाभन। राजुल मद्रास की स्पोर्टिक सोसाइटी की बेहद कर्मठ और सक्रिय और समर्पित सदस्य है। यहाँ भी याद रखिए कि राजुल जो है पद्मनाभन क्या है, मद्रास की स्पोर्टिक सोसाइटी के बेहद कर्मठ, सक्रिय और समर्पित सदस्य है। उसका यो हर तीसरे चौथे काम छोड़कर मुझे लेने आना दिखाकर फिर दीपा के यहाँ छोड़ना, पूरे आधे दिन की बर्बादी होती थी उसकी, पर उसके चेहरे पर कभी सिकन तक नहीं देखी मैंने। कृतज्ञता के बोझ से दबी मैं ही जब तब कुछ कहती तो डपट देती मुझे। आप ऐसे सोचती भी क्यों हैं? बिल्कुल नहीं सोचेंगे इस तरह। मुझे सोच से मुक्त करने का उसका और दीपा का हर प्रयास मुझे न जाने कितने प्रकार के सोच से भर देता। दुनिया आज भी सुंदर है, रहने योग्य। बिना प्रतिदान के भी कितना कुछ मिलता रहा है मुझे लोगों से। अगर तरह तरह के संकट आए तो संभालने के लिए हमेशा 10-10 हाथ भी प्रस्तुत होते रहें। इस भावुकता के क्षण में मुझे भी भावुक हो जाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसे ईश्वर की अनुकंपा के सिवाय और क्या कहूँ। सो बिना किसी के लिए कुछ किए ही परिवार, परिचितों और मित्रों से मुझे बराबर जितना और जो कुछ मिलता रहा, उसी के सहारे जैसे तैसे मेरे लिखने का क्रम चलता रहा। दुनिया के सुंदर और रहने योग्य लगने के साथ ही एक छोटी सी घटना और जुड़ी हुई है, जो पढ़ने वालों को शायद बहुत ही महत्वहीन लगेगी, पर यह मेरे मन में कुछ इस तरह अंकित है कि लिखे बिना मुझसे रहा भी नहीं जाएगा। एक दिन रात को कोई 10-10:30 बजे हम लोग निर्मला जी के यहाँ से लौट रहे थे। गाड़ी टिंकू चला रही थी, यानी इनकी बेटी, और उसने अपना पर्स सीट और दरवाजे के बीच फंसा रखा था। पर्स सीट और दरवाजे के बीच। कुछ दूर चलने पर मैंने टिंकू से कहा कि यह खड़खड़ की आवाज़ क्यों आ रही है? लगता है तेरा दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं है। गाड़ी चलाते ही चलाते उसने दरवाज़ा खोला और झटके से बंद किया। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे से सटा कर रखा हुआ पर्स नीचे गिर पड़ा है। घर जाकर पर्स की तलाश शुरू हुई। सबसे पहले निर्मला जी के यहाँ फ़ोन किया। वहाँ से नकारात्मक उत्तर आने पर एकाएक ख्याल आया कि दरवाज़ा खोलते समय ज़रूर पर्स नीचे गिर गया होगा। रुपए पैसे तो उसमें ज़्यादा थे नहीं, पर उसका आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, बस का पास, एक कॉलेज की छात्रा के पर्स में जितना कुछ अगड़म बगड़म भरा रहता है वह सब तो था ही। सो टिंकू तो बेहद परेशान। उल्टे पैरों हम लोग वापस लौटे। अंदाज से जहाँ दरवाज़ा खुला था वहाँ उतरकर दूर दूर तक सारी सड़क छान मारी। वह यूनिवर्सिटी एरिया था, जहाँ रात को बिल्कुल सन्नाटा ही रहता है। सो वैसे तो किसी के उठाकर ले जाने की संभावना कम ही थी, पर जब पर्स नहीं मिला तो समझ लिया कि ज़रूर हम जैसा कोई और भी इधर से गुजरा होगा और सड़क पर लावारिस से पड़े एक पर्स को देखकर उठा लिया होगा। थक हार कर लौट आए, पर टिंकू बेहद परेशान। फिर सारी चीज़ें बनवाने की भागदौड़, पर उपाय कोई। तीसरे दिन शाम को नीचे मकान मालिक के लड़के ने आवाज़ देकर कहा कि आंटी, ये ऑटो रिक्शा वाला रचना को पूछ रहा है। टिंकू घर में थी नहीं, सो मैं ही नीचे उतरी। ऑटो रिक्शा चालक के पूछने पर जब मैंने बताया कि मैं ही रचना की माँ हूँ, तो वह जल्दी से मुड़ा और सामने खड़े ऑटो रिक्शा से एक पर्स लेकर मुझे देते हुए बोला, कोई 3 दिन पहले रात को मॉरिस नगर से गुजरते हुए यह मुझे पर्स मिला था, इसे संभाल लीजिए। मैं अवाक से उसका मुंह देखती रह गई, तो क्षमा याचना के स्वर में बोला, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ और इस बीच इधर कोई सवारी ही नहीं मिली तो ला नहीं सका। और हाँ, मैंने इसे एक बार खोलकर भी देखा है, सिर्फ इसलिए कि कोई पता मिल जाए तो कम से कम इसे ठिकाने पर पहुंचा दूं। अब आप एक बार इसे खोलकर देख लीजिए कि अंदर सब ठीक तो है ना। कैसी बात करते हो आप? जो 3 दिन बाद भी पर्स ला कर देगा वह? आपकी बेटी भी हिंदू कॉलेज में पढ़ती है, मेरा बेटा भी वहीं से पढ़कर निकला था। उस नाते तो यह मेरी बेटी ही हुई, लेकिन पिता बनने के बावजूद उसका यह आग्रह बना ही रहा। इसे मेरे सामने ही एक बार खोलकर देख लें तो ज़रूर लीजिए, मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ दिए। ऐसी बात कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप, और अब आपको ऊपर चलकर मेरे साथ एक कॉफ़ी ज़रूर पीनी होगी। नहीं, मेरी सवारी बैठी हुई है स्कूटर में, मुझे वैसे ही देरी हो गई है। और जल्दी से जल्दी वह अपने रिक्शा की ओर मुड़ गया। जाते जाते फिर बोल गया, 3 दिन तक बच्ची ज़रूर बहुत परेशान रही होगी। इस देरी के लिए आप उससे मेरी तरफ से माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए। और वह चला गया। मैं कुछ देर वहीं जस की तस खड़ी रही। वह तो चला गया, पर जब मैं ऊपर चढ़ी तो उसकी बात से ज़्यादा उसका चेहरा और चेहरे से ज़्यादा उसका भाव, सब कुछ मेरे साथ जो का त्यों चले आए। मतलब
उनके साथ। नहीं जानती क्यों ऐसी छोटी छोटी बातें मैं कभी भुला नहीं पाती। केवल इतना ही नहीं कि भुला ही नहीं पाती, बल्कि ऐसी छोटी बातें ही तो ज़िंदगी के प्रति आस्था को बढ़ा देती हैं। सही बात है, ऐसे ही ज़िंदगी को विश्वास में बदल देती हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा घटना हुआ था। एक बार हुआ क्या था कि मतलब कि ऑटो रिक्शा में जाते हुए मैं आ रहा था शहर से, और मोबाइल उस समय वही कीपैड वाला मोबाइल था, जेब से सरक कर गिर गया था। आगे वाले सीट पे मैं बैठा था और मोबाइल गिर गया, हमें पता ही नहीं चला। और फिर मैं उतरा तो मोबाइल वहीं पे रह गया। लेकिन हुआ क्या कि ड्राइवर ने मोबाइल रख लिया था। फिर मैं मोबाइल की तलाश में गया और उनको ढूंढते हुए कि मैं ड्राइवर को पहचान रहा था, गाड़ी नंबर भी मुझे याद नहीं था, बस ड्राइवर याद था। तो मैं कुछ समय बाद गया, इंतज़ार किया, फिर वह हमें मिले, ड्राइवर मिले, और ड्राइवर अच्छे थे। उन्होंने कहा कि हाँ मोबाइल था, उन्होंने दे दिया। तो ऐसे होता है कि अभी दुनिया अच्छी है, अच्छे लोग रहते हैं। और आपको मानना चाहिए कि 80% अच्छे लोग हैं, केवल 20% ही वैसे हैं। तो आपको कैसा लगा यह आज का कथन, कहानी, एक कहानी अभी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।